Hello everyone, very good morning. Welcome to EduTap Teaching Pariksha. So I think आप लोग बहुत अच्छे हैं. And today, due to technical issues, I have to take a recorded session, right? So this is a recorded session, but I really recommend बच्चे आप ये miss ना करें because ये बड़ा ही ज़्यादा important session है. I'm putting a double star here. राइट क्योंकि ये सेशन है जी आपका अनसीन पोइट्री पे जो कि आपके एग्जाम में बड़ा ज़्यादा पूछी जाती है और आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि मैम पोएम के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. सो वी आर गोइंग टू डील विद सम क्वेश्चंस एंड सम ट्रिक्स ऑल्सो in this particular video that how you need to solve the unseen poetry. Comprehension as you know that हम already कर चुके हैं तो आज हमने करना है पोइट्री तो प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है. इसको आप प्लीज़ ज़रूर देखें इस सेशन को और अगर कोई भी डाउट्स हो तो डू राइट इट इन डिस्कशन फोरम. क्लियर और यू कैन राइट इट इन हियर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गेट बैक टू यू. चलो फिर अभी एकदम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और रेडी हो जाओ. पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई एम गोइंग टू डिस्कस और उसके बाद देयर विल बी अ पैसेज एंड क्वेश्चंस. पैसेज आई मीन पोएम का. क्लियर. चलिए सो प्लीज़ नोट दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम पोएम रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व करते हैं. सबसे पहले यू नीड टू टेक केयर ऑफ द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चंस. ट्रेंड मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल. तो जो मैंने एनालाइज करा है आजकल जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं. पोएम के अंदर ना थोड़े से इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं जिसका आपको बहुत ध्यान से मतलब सॉल्व करना है क्योंकि डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे. वो आपको थोड़ा सा अपना ऑब्जर्व करना है पहले क्वेश्चन को. ठीक है. और फिर थोड़ा सा डीपली आप उसको एनालाइज करोगे. राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला पॉइंट. नंबर 2 जो बच्चा आपका पोएम होता है ना वो कॉम्प्रीहेंशन से थोड़ा डिफरेंट होता है. कॉम्प्रीहेंशन में हमें अगर पूरा पैसेज ना भी पढ़ना पड़े तो भी हमारे आंसर्स निकल जाते हैं. दैट वी हैव डन इन प्रीवियस 2 लाइव सेशंस. क्लियर. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोएम में हमें थोड़ा सा डिग डीप करना पड़ता है अंदर अंदर जाके ताकि हम उसका हिडन मीनिंग जो है पता कर पाए. क्लियर. एंड नंबर 3 इज कि ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं. जो आंसर की ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी क्लोज होती हैं. तो उसमें हमें जो चॉइस है हमारी करेक्ट ऑप्शन की उसको बहुत ध्यान से टिक करना है ताकि हम वही चूज़ करें जो पोएट एक्चुअली हमें कन्वे करना चाहता है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू रियली नीड टू नोट वेन एवर यू आर सॉल्विंग पोएम के क्वेश्चंस. क्लियर. तो अभी मैं बता देती हूँ कि मेजर मेजर चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी होती हैं हमने पोएम में. बच्चे पोएम के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चंस तो आप लगा के चलो कि फिगर ऑफ स्पीच के आते ही आते हैं. एंड कल का जो लाइव सेशन था दैट इज़ 28 में उसके अंदर मैंने आपको लाइव सेशन पेडागोजी मैंने आपको 5 फिगर ऑफ स्पीच कराए हैं. अगर किसी ने वो मिस करा है तो प्लीज़ वॉच इट. इट इज़ अ रियली गुड सेशन एंड आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा उसमें. क्लियर. फिर उसके बाद सेकंड जो चीज़ है दैट इज़ योर वोकैबुलरी अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. थर्ड थिंग इज़ योर टोन कि आपका जो पैसेज है जो पोएम है उसका टोन कैसा है. राइट. टोन मतलब कि वो किस एक्सप्रेशन में लिखी गई है. लाइक इज इट अ सैड वन और इज इट अ हैप्पी वन और इज इट अ मिस्ट्री टाइप ऑफ थिंग. तो वो किस एक्सप्रेशन में लिखी गई है ये थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस उस पर बेस होते हैं. क्लियर. देन मेन आइडिया एंड थीम एंड राइम स्कीम. राइम स्कीम का मतलब होता है कि आपकी जो पोएम के अंदर राइमिंग वर्ड्स हैं वो किस फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं. वो हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है जी. तो चलो अभी मैं आपको पैसेज फर्स्ट पोएम का पैसेज दिखाती हूँ एंड दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस. फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे. थोड़ा सा मैं रीड भी कर देती हूँ ताकि आपको राइम स्कीम थोड़ी समझ में आ जाए. ठीक है. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो प्लीज सी कि यहाँ पे क्लाउड जो है थर्ड लाइन से मैच हो रहा है क्राउड से है ना और हिल्स आपका मैच हो रहा है फोर्थ से दैट इज डैफोडिल्स. तो अगर हम इनको नेमिंग दे दें ए बी. ठीक है. ए बी सी डी. तो राइम स्कीम क्या होगी कि ए किसके साथ मैच कर रहा है. ए मैच कर रहा है आपका सी के साथ और बी मैच कर रहा है आपका डी के साथ. है ना.
तो आपको पता होना चाहिए कि राइम स्कीम क्या होती है. दिस इज नॉट द राइम स्कीम, दिस इज समथिंग दैट आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू टेल यू. तो अब जब ए सी के साथ मैच कर रहा है तो राइम स्कीम क्या होनी चाहिए? सोचो, सोच के रखो, अभी जब क्वेश्चन आएगा आगे तो बताना मुझे. ठीक है, आगे भी पढ़ लो थोड़ा सा. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line. Along the margin of the bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads and sprightly dance. तो इस तरीके का आपका जो है पोएम रहता है, एग्जैक्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आराम से समझ में आ जाएगा हमें कि कैसे करने हैं. क्लियर? ओके. हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ये क्या है? इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है जी कि फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर कौन सा यूज किया गया है, मेटाफर, एलिगरी, सिनेक्डोक या सिमिली. अब यहाँ पे बच्चे कितना इजी है, आपने अगर पेडागोजी का सेशन देखा है तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या यूज किया गया है? एज यूज किया है भाई, थर्ड पार्टी का हमने हेल्प लिया है. तो जब भी हम थर्ड पार्टी का हेल्प लेते हैं तो क्या होता है आंसर हमारा? बिल्कुल सही आंसर होता है जी सिमिली, क्योंकि सिमिली में आपका जो कंपैरिजन किया जाता है दैट इज डन थ्रू टू वर्ड्स, जो कि क्या है? लाइक और एज. सिंपल, राइट? सो दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्लियर है जी सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर. What is the rhyme scheme of the first stanza? अब देखो ये रहा आपका फर्स्ट स्टैंजा. अभी मैंने आपको बताया था राइम्स कैसे हो रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. तो क्लाउड और क्राउड राइम कर रहे हैं, राइट? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो मतलब कि हिल्स और डैफोडिल राइम कर रहे हैं. ठीक है, और फिर क्या है? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. ट्रीज और ब्रीज जो है आपके राइम कर रहे हैं. तो राइम स्कीम होगी क्या? राइम स्कीम हो गई आपकी, देखो अगर ये है आपका जो, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि क्लाउड और क्राउड को राइम कर रहा है ना, तो ये ए हो गया. ठीक है, ये वाला आपका बी हो गया. तो ए के साथ ये वाला आपका फिर से राइम कर रहा है. ठीक है, तो ए बी सी सी यही होगी राइम स्कीम, मतलब ए बी. ठीक है, और ये ए वाला फिर से ए के साथ राइम कर रहा है, ये बी वाला फिर से बी के साथ राइम कर रहा है, और सी इकट्ठे राइम कर रहा है. क्लियर? सो दैट इज वाई राइम स्कीम इज ए बी डबल सी. तो इस तरीके से आपको राइम स्कीम निकालनी है कि क्या है पैसेज की. ऐसे आप बहुत आराम से अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. What is the mood of the poem? अब मूड पूछा गया है जी पोएम का. तो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर आप पूरी पोएम थोड़ी सी पढ़ते हो तो वेकेंट का मतलब होता है जी खाली. ठीक है, नॉस्टैल्जिक होता है कि आप रिमेंबर कर रहे हो पुराने दिन. यू आर रिमेंबरिंग ओल्ड टाइम्स, राइट? थॉटफुल आपको पता है क्या होता है, सीरियस आपको पता है क्या होता है. अभी मैं एक बार आपको पैसेज दिखाती हूँ फिर से बैक जाके कि हमें राइम स्कीम कैसे पता चली है, सॉरी हमें टोन कैसे पता चली है. अब देखो यहाँ पे ना उसने बहुत बारी ये चीज़ें बोली हैं, इनफैक्ट आगे भी दिया होगा. हाँ जी, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं जो रेड में मैंने मार्क करी हुई हैं. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड. अब आप कहोगे कि मैम वेकेंट तो यहाँ पे दिया हुआ था. बच्चे वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, कि मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने इतना ज़्यादा चीज़ों को देखा और सोचा कि वो चीज़ें फिर मेरे सामने आई जब मैं फ्री बैठा था, जब मेरा मूड वेकेंट था, राइट? मतलब मैं फ्री था. तो उस वे में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो पोएम है ये काइंड ऑफ थॉटफुल है, बिकॉज पोएट जो है काफी चीजें सोच रहा है अपने माइंड में. दैट इज वाई द आंसर इज थॉटफुल. ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? तो इस वेकेंट को उस वेकेंट से लिंक ना करें तो आंसर होगा जी थॉटफुल. Which device is evident in the following? 10,000 saw I at a glance. हाँ जी,
इसका आपको अगेन क्या बताना है जी? फिगर ऑफ स्पीच। Metaphor, personification, simile and hyperbole. 10,000 saw I at a glance. अब देखो वो कह रहा है कि मैंने 10,000 बार देखा। 10,000 बार कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तो ये क्या है? दिस इज दी एग्जैजरेशन, राइट? कि बढ़ा चढ़ा के बोला है उसने। तो पोएट यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? आंटी वाला काम कर रहा है, राइट? तो ये आपने करना है पेडागोजी के सेशन में। अगर आपने नहीं करा है, आपको मिनट में समझ आ जाना है। तो इसलिए आंसर क्या है जो ऑप्शन नंबर डी, हाइपरबोल। क्लियर? The poetic device evident in the line, a host of golden daffodils, is an personification, simile, consonance या assonance? हाँ जी, a host of golden daffodils, सॉरी, assonance है ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे ओ जो है जो ओ वॉवल साउंड है आपकी, वो रिपीट हो रही है। ठीक है, वॉवल जब भी रिपीट होती है तो हमें पता है आंसर क्या होता है जी? एजोनेंस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, द वर्ड फ्लटरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब फ्लटरिंग क्या है? फ्लटरिंग एक तरीके से एक साउंड है किसी चीज की, और जब भी आंसर कोई किसी चीज की साउंड होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑनोमेटोपिया, राइट? जैसे स्नेक की साउंड हिज, स्पैरो की कोई साउंड, पंखे की साउंड, है ना? तो इन सारी चीजों की साउंड को हम क्या बोलते हैं जी? ऑनोमेटोपिया बोलते हैं। बहुत आराम से आपका पैसेज जो है पोएम का सॉल्व हो जाएगा अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच वाला जो वीडियो है वो देखा है। ठीक है, आपको बहुत इजीली सॉल्व करना आ जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा इसमें। क्लियर? I gazed and gazed, but little thought what is evident in these lines. Again, you have to tell the figure of speech कि इसके अंदर क्या यूज किया है। बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, gazed and gazed, है ना? तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि रेपिटेशन हो रही है किसकी? कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स जो है आपके यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिट्रेशन। क्लियर? चलो, दैट वाज द एंड ऑफ योर फर्स्ट पोएम एंड आई होप कि आपको समझ में आया है। अभी हम जल्दी से सेकेंड पोएम भी कर लेते हैं और फिर आप ये सेशन देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल हेल्प यू द मोस्ट, राइट? अगली पोएम किस पे है देखिए थोड़ा सा। ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वट एवर गॉड्स मे बी फ्रॉम माई फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. मतलब इसका मतलब तो ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन फिर भी पोएट कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही रहा। ठीक है, Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. देखते हैं फिर क्वेश्चन। The phrase unconquerable soul means a person who is। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है I thank whatever gods may be for my unconquerable soul। Unconquerable क्या होता है? अपराजित, है ना? जिसे जीता ना जाए, एक तरीके से जिसे कॉन्कर ना करा जाए। तो ऑप्शंस क्या है? कंपैशनेट, नोबल, सेंसिटिव। कंपैशनेट क्या होता है? कंपैशनेट, नोबल, सेंसिटिव होता है जो बहुत काइंड हो एक तरीके से, है ना? तो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कंपैशनेट, नोबल, सेंसिटिव कुछ एक ही तरीके के वर्ड्स हैं। जो अलग वर्ड है वो यहाँ पे क्या है जी? इनविंसिबल, जो अनकॉन्करेबल सोल का क्या है? एक तरीके से सिनोनिम है। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इस तरीके से दीज आर सम ट्रिक्स दैट यू कैन फॉलो इन योर एग्जाम इफ समटाइम्स यू आर अनएबल टू नो or comprehend the vocabulary part. Clear? Okay. Lines 5 and 6 show that the speaker remains undaunted even when the
under the worst circumstances. Undaunted मतलब कि वो डरे ना हो. Is overwhelmed by adverse circumstances, accepts life's challenges या फिर refuses to surrender. तो 5 और 6 लाइन्स ये थी. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. कि मतलब जब circumstances बिगड़े भी, when there were bad situations, तब भी वो कह रहा है कि ना मैं रोया, ना मैं पिघला, ना मैंने किसी के सामने अपना दुख बांटा. राइट. इसका मतलब तो यही हुआ कि आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कि वो बिल्कुल भी नहीं डरा, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी वर्स्ट क्यों ना होते. तो यहाँ पे क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस और वर्स्ट सर्कमस्टांसेस एक तरीके से सिनोनिम्स की तरह यहाँ पे यूज किया गया है. ठीक है, क्लियर. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. रैथ एंड टीयर मीन्स. अब रैथ एंड टीयर्स, देखो टीयर्स तो पता ही है सबको कि लाइक रोने से रिलेटेड होता है. और ये हमें देखो यहाँ दिया हुआ है, बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स looms but the horror of the shade, and yet the menace of years finds and shall find me unafraid. तो क्या होगा जी आंसर? एंगर एंड सोरो. टीयर्स से सोरो और रैथ से एंगर. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. वो ये कह रहा है कि बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स, कि मतलब ये गुस्से और दुख वाली जगह के बावजूद भी मतलब वो अपने आप को अनअफ्रेड ही पाता है. ठीक है, क्लियर है. द फ्रेज मिनास ऑफ द ईयर्स सजेस्ट, अभी देखा था हमने मिनास ऑफ द ईयर्स, यहीं पे दिया हुआ है कि आप क्या मतलब है इसका? डेंजर टू लाइफ, क्रूअल फेट, इवल्स ऑफ लाइफ या थ्रेड्स ऑफ द टाइम्स. हाँ जी, मिनास ऑफ द ईयर्स का क्या मतलब होगा? बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स looms but the horror of the shade, and yet the menace of years finds and shall find me unafraid. तो क्लियरली मतलब menace of years मतलब ये कितने सालों से जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं लाइफ की, दैट मीन्स जो ईवल चीज़ें हैं लाइफ की वो जैसे भी हो, लेकिन मैं हमेशा क्या रहा? अनअफ्रेड ही रहा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. The word winced in the second stanza means, winced हमें दिया हुआ था सेकंड स्टैंजा में, तो अभी हमने पढ़ा था winced and cried aloud. winced का मतलब होता है जी frightened. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ये रहा. I have not winced nor cried aloud under the burgeonings of the chants. तो winced यहाँ पे क्या है जी? frightened, कि ना मैं डरा ना मैं रोया. राइट. चाहे जैसी भी सिचुएशन थी, मैंने अपने आप को बिल्कुल मतलब स्ट्रेट खड़े रखा कि मैं नहीं डरूंगा. चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थोड़ा सा जल्दी में भी था ये वीडियो बिकॉज लाइट के इश्यूज है, कभी भी लाइट चली जाती है. राइट. एंड आई राइट नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन दी ऑल्टरनेट थिंग. तो आप ये प्लीज़ वीडियो देख लेना एंड आई विल मीट यू टुमारो at 10:15 a.m. and that session is for pedagogy. It is going to be an amazing session again on figure of speech. Clear. Tomorrow, that is 30th में. क्लियर. तो आई होप कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी एंड आई विल टेक अ लाइव सेशन ऑन पोएम सम अदर टाइम. टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय. एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड नॉट गेट लाइव, एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी. थैंक यू. बाय बाय.